शीतलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े हर दिन और भी तेज होते जा रहे थे। इस गांव के लोग मेहनत से खेतीबाड़ी कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस साल गर्मी ने तो जैसे सबकी परीक्षा लेनी ठान ली थी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। तालाब सूख चुके थे और कुएं भी प्यासे लग रहे थे। लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी, जो कभी दिन भर चहल पहल से भरी रहती थी। बूढ़े बुजुर्ग और कामगार सुबह शाम वहां जुटते, हंसी मजाक करते और दुनिया जहान की बातें करते। मगर अब हालात ऐसे थे कि दुकान के आगे रखी बेंचें भी सूनी पड़ी थीं। चाय की दुकान के मालिक राम गोपाल, जिन्हें सब काका कहकर बुलाते थे, हाथ में पंखा लिए बैठे थे। उनका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई गर्मियां देखी थीं, मगर ऐसी भीषण लू और पानी की ऐसी किल्लत उन्होंने बहुत कम ही महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह गर्मी गांव की रूह तक को झुलसा देने पर आमादा हो। उसी गांव में भोला नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी रीमा और एक 10 साल का बेटा कार्तिक के साथ रहता था। भोला बहुत ही ईमानदार और सीधा आदमी था। आप तो जानते ही हो कि गर्मी शुरू हो गई है। पिछली बार गर्मी के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। घर की छत और दीवारें जगह जगह से गर्मी से फटी हुई हैं। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारा हाल पहले जैसा हो जाएगा। बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। तुम सही कहती हो रीमा, पिछली बार की गर्मी ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत और दीवारों की मरम्मत जरूर करवानी होगी। रीमा, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत और दीवारों की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर भोला अपने मालिक के पास चला जाता है और मालिक से कहता है, मालिक, आप तो जानते ही हो इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है और गर्मी शुरू हो गई है। घर की छत और दीवारें जगह जगह से फट रही है। अगर मैंने छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। पिछली गर्मी में तो मैंने अपने पड़ोसी के घर से पंखा ले लिया था, लेकिन उसने इस बार पंखा देने से मना कर दिया। अगर इस बार छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो गर्मी से मेरा पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। भोला, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी दुकान इस समय बहुत घाटे में चल रही है। इस दुकान की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए मुझे ये दुकान बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। भोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? भोला, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। अब मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा भोला मायूस होकर अपने घर चला जाता है। रीमा मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस गर्मी में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने दुकान बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे भी कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी गर्मी में आपको कहाँ काम मिलेगा? पहले तो छत और दीवारों की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत और दीवारों की मरम्मत कैसे होगी? रीमा, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत और दीवारों की मरम्मत भी करवा देंगे। अगले ही दिन भोला काम की तलाश में निकल जाता है। तभी भोला एक गोदाम पर जाता है और मालिक से कहता है, सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आपके गोदाम पर कोई काम मिल सकता है? बेटा, हमारे गोदाम पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा।
मैं बहुत मेहनत से काम करता। मेहनत से तो हर इंसान काम करता है। यहाँ गर्मी के मौसम में गाड़ी से राशन के बोरे उतार कर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। ये काम बहुत मेहनत का है, खासकर इस गर्मी में। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है। फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई जगह नहीं खाली है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह खाली होगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ करो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। ये सुनकर भोला उदास हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भोला कहीं जगह जाता है, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता है। भोला को काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन भोला को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वह सोचता है, आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं रीमा से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत और दीवारों की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है। नौकरी भी चली गई। ये ईश्वर मेरी मदद कर। बेचारी रीमा मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। भोला थक हार कर एक चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी भोला ने देखा कि दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। आज अखबार में खबर आई है कि लगातार 3 महीने तक गर्मी और लू चलेगी। अगर 3 महीने लगातार लू चलेगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? गर्मी की वजह से सारी फसलें सूख जाएंगी और गरीब लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं, जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी तेज गर्मी पड़ी थी। अरे मेरी दुकान लगभग 1 महीने तक बंद पड़ी रही, इसलिए अखबार में छपी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। भोला को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वह वहाँ से चला आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, रीमा, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से कार्तिक की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे लू लग गई है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन रीमा, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। कुछ ही देर में कार्तिक का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। भोला, अगर कार्तिक को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। जानता हूँ रीमा, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। ऐसे में कार्तिक के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? मैं एक काम करता हूँ, श्याम के घर जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। भोला श्याम के घर की ओर चल देता है और जोर जोर से श्याम के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही श्याम घर से बाहर आता है तो भोला श्याम से कहता है, श्याम भाई, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है। अगर उसे जल्दी से सही इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। प्लीज तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भोला भाई, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब एसी लगवाने में खर्च हो गए हैं, इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भोला, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूं। श्याम भाई, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम सच में मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मेरा बेटा तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? भोला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर श्याम घर के अंदर चला जाता है। श्याम की पत्नी श्याम से कहती है, अरे कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? अरे मेरा दोस्त भोला था। उसका बेटा कार्तिक बहुत ज्यादा बीमार है, उसे लू लग गई है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए,
लेकिन भोला तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था। उसने तुम्हारी हर मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है। फिर तुमने उसे पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भगवान, मैं कोई दानवीर नहीं हूं जो हर किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, तो मैं उतना ही रिश्ता निभाता हूं जितना मुझे खुद फायदा होता है। मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, कोई न कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे मेरे पैसे किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। भोला अपने घर आता है, तभी उसका बेटा कार्तिक अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा सिर भारी हो गया है और मेरा पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा हो। तुम कुछ करते क्यों नहीं? बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि यह गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूं लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना मैं। ऐसा मत कहिए, आपको एक बार मुखिया जी के घर चले जाना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। भोला मुखिया जी के घर पहुंच जाता है और मुखिया जी से सारी परेशानी बताता है। मुखिया जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है और इलाज की सख्त जरूरत है। लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। भोला, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन राजेश, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वह सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूं। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज है और गांव वालों ने एक नया धंधा बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो। बुरा मत मानना भोला, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं। यह गांव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। वैसे मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो? अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर भोला अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। भोला ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर ही बेहोश हो जाता है। उधर से एक आदमी आ रहा होता है। उसने भोला को बेहोश देखा तो उसे अपने घर लेकर आ गया। मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हों, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सच में? क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपनी बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था
अचानक मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आंख खुली तो आप मेरे सामने हो। तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वह भला आदमी भोला को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे लौटा देना। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। भोला जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में भोला का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन रीमा भोला से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? रीमा, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो, वह आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। रीमा, अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम ठंडे ठंडे गन्ने का जूस बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट गन्ने का जूस बनाती हूँ। गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडे पेय की बहुत जरूरत होती है। तुम सही कहती हो रीमा, गर्मी में ठंडे पेय और जूस हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम ठंडे पेय और जूस बेचना शुरू कर देंगे। भोला बाजार जाकर गन्ना और जूस बनाने का सामान ले आता है और फिर वह अगले ही दिन बेचना शुरू कर देता है। भोला का शरबत बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और लोग दूर दूर से उसका शरबत पीने आने लगते हैं। यह बात गांव के मुखिया के कानों तक पहुंच जाती है। मुखिया भोला की दुकान पर आता है और कहता है, वाह भोला, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो तू कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता फिर रहा था। एकदम इतने सारे पैसे कहां से आ गए तेरे पास जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वह हर किसी का ख्याल रखता है। बात तो बहुत ही ध्यान देने लायक कर रहा है। तेरे शरबत का नाम बहुत सुना है, जरा एक गिलास शरबत मुझे भी तो पिला। मुखिया जी जैसे ही रीमा के हाथ का शरबत पीते हैं, वह तो रीमा की तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट शरबत है भोला। तेरी पत्नी के हाथों में जादू है। भाई मानना पड़ेगा, ऐसा शरबत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। तेरे शरबत के कितने रुपए हुए? अरे मुखिया जी, कैसी बात कर रहे हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम है। काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया भोला को पैसे देकर चला जाता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जब भोला अपने घर होता है तो उसका दोस्त श्याम आता है। श्याम भोला की दुकान को चलती देखता है और उसका परिवार खुशहाल होता है। श्याम को अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आती है। वह भोला से कहता है, भोला भाई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। उस दिन जब तुम्हारा बेटा बीमार था और तुमने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने तुम्हें मना कर दिया था। मैं स्वार्थी बन गया था। लेकिन आज तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। कृपया मुझे माफ कर दो। श्याम, दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया था, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जीवन में कठिन समय सबके आते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करें तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है।
तुम सही कहते हो भोला भाई। आज मैंने सीख लिया कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। मैं आज से हर किसी की मदद करूंगा, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो।